So we have to now start the concept of human digestive system. तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को हम बेटा स्टार्ट करते हैं. हमें सबसे पहले पढ़ना है डाइजेस्टिव ट्रैक. डाइजेस्टिव ट्रैक है क्या, किस किस चीज़ का बना हुआ है, तो हम स्टार्ट करते हैं. डाइजेस्टिव ट्रैक सबसे बाहर एक ओपनिंग का बना हुआ है और उस ओपनिंग का नाम है माउथ. हमें मालूम है माउथ ओपनिंग, और माउथ के आसपास हमें जो चीज़ मिलेगी उसको हम लिप्स कहते हैं. बेटा माउथ के अंदर जो हमें कैविटी देखने को मिलता है, इस माउथ की इस ओपनिंग से जब हम अंदर जाते हैं तो हमें जो पूरा का पूरा कैविटी देखने को मिलता है, इस पूरी कैविटी को हम टर्म करते हैं बक्कल कैविटी. तो बक्कल कैविटी के अगर पार्ट्स को स्टडी करते हैं तो हमें एक चीज़ मालूम लगता है. अगर आप अपनी टंग को अपने माउथ की रूफ पे टच करो तो जो ये रूफ है, इस रूफ का हम टर्म नाम देते हैं पैलेट. पैलेट के दो हिस्से हैं. अगर आप आगे वाली साइड टच करेंगे इसको हम कहेंगे हार्ड पैलेट, और अगर आप बैक वाली साइड टच करेंगे तो इस चीज़ को हम टर्म करेंगे सॉफ्ट पैलेट. यहाँ तक हमें बात टोटली क्लियर होती. अगर बेटा हमने यहाँ पे देखा तो ये चीज़ जो अपने को दिखाई दे रही है, अगर इस माउथ की अगर हम यहाँ पे रूफ को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये है हार्ड पैलेट, और बैक साइड जो आपको चीज़ दिखाई दे रही है ये सॉफ्ट पैलेट. सॉफ्ट पैलेट से ये इस तरीके से लटकता हुआ एक जो घंटी होती है, इस चीज़ को हम टर्म करते हैं यूव्यूला. और हमें एक चीज़ बहुत अच्छे से मालूम है, हमारे बड़े हमें हमेशा से ये बात समझाते हैं कि खाना खाते वक्त बोलना या हंसना नहीं चाहिए. इसका कारण क्या है? जब भी हम खाना खाते हैं तो खाना गलती से या पानी गलती से नाक में ना चले जाए, तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए खाना खाते वक्त बोलते नहीं. तो ये यूव्यूला जो हम पढ़ रहे हैं, इसका क्या इससे कोई रिलेशन है? जो यूव्यूला होता है ये माउथ और नोज के बीच का जो कनेक्शन है नेजोफेरिंक्स, उसको कवर कर देता है जब भी हम कोई चीज स्वॉलो करते हैं. यानी व्हेन एवर वी आर swallowing something, that point of time the uvula is covering the nasopharynx. एंड जब यूविला ने नेजोफेरिंक्स को ढक लिया, दैट मीन्स कोई भी खाई या पी हुई चीज नाक के अंदर नहीं जाएगी. पैलेट तो हमें समझ आया. नेक्स्ट चीज जो अपने को समझनी है टंग. टंग जिसको हम हिंदी में जीभ कहते हैं, या फिर इसका दूसरा नाम होता है लिंगुआ. ये टंग, इसके पास टेस्ट बड्स है. ये हमारे बकल कैविटी का एक प्रोमिनेंट पार्ट है. इसके अलावा हमारे पास टीथ है. हमें मालूम लगता है हमारे पास 4 किस्म की टीथ है, इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स. एंड इसके अलावा हमारे पास बक्कल कैविटी में जो चीज़ है सलाइवरी ग्लैंड्स. बेटा सलाइवरी ग्लैंड्स आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा. 3 तरीके के, पैरोटिड, सब मैक्सिलरी एंड सबलिंगुअल. अगर आप बक्कल कैविटी से पीछे जाते हैं तो जो नेक्स्ट चीज आपको दिखाई देती है वो होता है थ्रोट. तो लेट्स सी ये एग्जैक्टली है कैसा और कहां पर. हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं. यहां पर आपको जो ये माउथ दिखाई दे रहा है, यहां से आप बैक साइड जो ये चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं येलो कलर में. ये जो चीज अपने को देखने को मिल रही है येलो कलर में, ये है हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स. एंड इन सलाइवरी ग्लैंड्स के बैक साइड जो आपको ये चीज देखने को मिल रही है, ये है थ्रोट. इस थ्रोट के लिए हम दूसरा नाम दे सकते हैं फेरिंग्स. तो इस फेरिंग्स से बेटा 3 पार्ट है. अपर, इसका नाम है नेजोफेरिंग्स. आप अपर लेफ्ट कॉर्नर के अंदर ऑब्जर्व कर सकते हैं स्क्रीन में, आपको नेजोफेरिंग्स दिखाई देगा. जो बीच वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं ओरोफेरिंग्स, ओरल कैविटी से जो डायरेक्ट जॉइंट होता है. और जो नीचे वाला पार्ट होता है इसको कहते हैं लेरिंगोफेरिंग्स, जो लेरिंग्स और विंड पाइप और फूड पाइप की तरफ लीड करता है. दैट मीन्स हमारे पास जो फेरिंग्स है उसके 3 पार्ट, ऊपर वाला नेजोफेरिंग्स, बीच वाला ओरोफेरिंग्स एंड नीचे वाला लेरिंगोफेरिंग्स. इसी स्ट्रक्चर में अगर हम और चीजें ऑब्जर्व कर लें, इस बकल कैविटी की जो लाइनिंग होती है इसको हम जिंजिवे यानी गम्स कहते हैं, जो हमारे गम्स हमारे टीथ को होल्ड करके रखते हैं. इसके अलावा अगर अब आप यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो ये चीज जो अपने को देखने को मिल रही है ये है टंग. टंग के बैक साइड आपको जो ये चीज दिखाई दे रही है, दिस इज टर्म्ड एज यूव्यूला. ये यूव्यूला सॉफ्ट पैलेट का पार्ट है जो खाने को नेजोफेरिंग्स की तरफ जाने नहीं देता. नेजोफेरिंग्स माउथ को, ओरल कैविटी को नेजल कैविटी से आपस में जोड़ती है. इसके नीचे जब हम फेरिंग से नीचे बढ़े तो फेरिंग से नीचे जाके अपने को जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर दिखाई देगा, फेरिंग से बेटा नीचे जाते हुए ये लेरिंगोफेरिंग जिस चीज में लीड कर रहा है, ये अपने पास स्ट्रक्चर है ईसोफेगस. यहाँ पे आप हाईलाइटेड फॉर्म में ईसोफेगस को ऑब्जर्व कर सकते हो. ईसोफेगस एक लंबी सी मस्कुलर ट्यूब है. इस तरीके से ईसोफेगस जा रहा है. ईसोफेगस एक मस्कुलर ट्यूब है जिसके अंदर मूवमेंट्स होती है. ईसोफेगस में ऐसी मूवमेंट जो ऊपर आए हुए खाने को नीचे की तरफ पुश करती हैं, ऐसी मूवमेंट्स का हम नाम देते हैं पेरिस्टाल्सिस. आप ईसोफेगस से जरा वापस आके यहाँ पे जरा गौर कीजिए. ईसोफेगस जिस चीज में लीड कर रहा है, यहाँ पे आपके पास है स्टमक. स्टमक का पार्ट है जो यहाँ पे मेंशन है फंडस ऑफ द स्टमक. आप अपर लेफ्ट कॉर्नर में स्क्रीन में ऑब्जर्व कर सकते हैं, उस चीज का नाम लिखा आ जाएगा. ये एरिया अब हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये है क्या. हमारी बॉडी में बेटा एक हमें वर्ड पता लगता है जिसको हम टर्म करते हैं स्फिंक्टर. और ये स्फिंक्टर वर्ड हमारे लिए समझना बहुत ही जरूरी है. व्हाट इज अ स्फिंक्टर? स्फिंक्टर है क्या? हमें मालूम एक चीज स्टडीज के बाद पता लगती है कि जो हमारा पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये एक चीज का बना हुआ है, ये है मसल्स.
आप हिसाब लगाइए, मसल्स और स्फिंक्टर के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन होना चाहिए, इसीलिए तो हम मसल्स को स्टडी कर रहे हैं। ऐसा है कि अगर आप खाना खाने के जस्ट बाद लेट जाते हैं, उसके बावजूद भी खाना स्टमक से वापस बैक फ्लो के माउथ में नहीं आता है। इसका कारण क्या है कि जब ये इसोफेगस है और इस इसोफेगस के साथ ये जुड़ा हुआ जो स्टमक है, यहाँ पर आपको एक मसल मिलती है। ये मसल एक सर्कुलर रूप के अंदर मिलती है, एक इस तरीके से एक सर्कुलर रूप में मिलती है। आप इस मेरे हाथ को ऑब्जर्व कर सकते हो। ये आपके पास जो मस्कुलर थिंग है, ये ओपन हो जाएगा तो आपके पास पोर खुल जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा तो पोर बंद हो जाएगा। तो इस मसल को हम यहाँ पे टर्म कर रहे हैं स्फिंक्टर। तो स्फिंक्टर क्या है? स्फिंक्टर बेटा एक क्या काम है कि आपके पास एक कंट्रोल्ड पाथवे है। अगर कंट्रोल पाथवे है तो स्फिंक्टर अगर रिलैक्स कर रहा है और स्फिंक्टर अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो इससे अपने को दो इफेक्ट मिलते हैं। अगर स्फिंक्टर रिलैक्स करता है तो पाथवे, आपके पास जो पाथवे है वो पाथवे ओपन होगा, और अगर स्फिंक्टर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो पाथवे आपके पास कैसा होगा? क्लोज्ड। हमारी बॉडी में अलग अलग जगह पे स्फिंक्टर्स मिलते हैं जो चीज़ों की मूवमेंट को रेगुलेट करते हैं, उनको बढ़ाते हैं, कम करते हैं या फिर बिल्कुल स्टॉप कर सकते हैं। ये हमारे पास स्फिंक्टर्स का बेसिक काम है। हमें एक चीज मालूम लगती है कि जब हम ईसोफेगस को पढ़ते हैं तो ईसोफेगस और स्टमक के बीच में, जब ईसोफेगस और स्टमक के बीच में देख रहे हैं तो आपको एक स्फिंक्टर मिलेगा। इस स्फिंक्टर के नाम दे सकते हैं गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर या फिर कार्डियक स्फिंक्टर। हमें ये बात हमेशा के लिए मालूम होनी चाहिए कि अगर वर्ड बेटा आपको कभी भी गैस्ट्रो वर्ड आता है, गैस्ट्रो वर्ड हमेशा आपके लिए स्टमक की बात करेगा। तो गैस्ट्रो और स्टमक और ईसोफेगस के बीच में स्फिंक्टर नाम गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर दे सकते हैं या फिर स्फिंक्टर का नाम दे सकते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। हमने इसको कार्डियक स्फिंक्टर क्यों कहा, इस बात की अंडरस्टैंडिंग आपको तब आएगी जब हम स्टमक का इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे। स्टमक को बेटा पढ़ते हैं तो स्टमक के इंटरनल स्ट्रक्चर में हम यहाँ पे देख रहे हैं तो अलग अलग पार्ट है। सबसे ऊपर वाला पार्ट है कार्डियक, दूसरा वाला पार्ट है फंडस, थर्ड पार्ट है बॉडी एंड फोर्थ पार्ट है पाइलोरस। लेट्स सी, हम यहाँ पे स्टमक के स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे हैं। लेट्स हम लिवर को यहाँ से हटा देते हैं। ये हमें स्टमक समझ आ रहा है। स्टमक के अपर पोर्शन को जिसको हम स्टडी कर रहे हैं फंडस, फंडस से ऊपर जो आपके पास पोर्शन है ये वाला जस्ट आगे वाला पोर्शन, इस पोर्शन को हम लोग टर्म करते हैं कार्डियक। क्योंकि कार्डियक जो स्टमक है, ये कार्डियक स्टमक ईसोफेगस से जुड़ा है और इसी के साथ एसोसिएटेड आपके पास यहाँ पे जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ यहाँ पे आपके पास स्फिंक्टर मिलता है। तो इस स्फिंक्टर को हम टर्म करते हैं कार्डियक स्फिंक्टर या फिर गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर। इसके बाद आपको स्टमक के अंदर पार्ट मिल रहा है फंडस, फंडस के बाद दूसरा आपको पार्ट मिल रहा है बॉडी, एंड बॉडी के नीचे वाला जो ये बॉडी आपको पार्ट मिल रहा है और बॉडी के नीचे ये वाला पार्ट आपको मिल रहा है पाइलोरिक स्टमक। यानी स्टमक के अलग अलग पार्ट है आपके पास, कार्डियक, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरिक। स्टमक इसके बाद क्या काम करता है? स्टमक इज लीडिंग टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पे आप जरा गौर कीजिए, स्टमक इस एरिया से स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ बढ़ते जा रहा है। यहाँ से स्टमक है, ये देखिए स्टमक, और स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ बढ़ रहा है। तो यहाँ पे जो चीज आपको दिखाई दे रही है पाइलोरिक स्टमक के एंड वाले पार्ट में आपको एक नया स्फिंक्टर मिलता है और इस स्फिंक्टर को हम टर्म करते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो पाइलोरिक स्फिंक्टर है क्या? हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि स्टमक कंप्लीट हो रहा है और स्टमक कंप्लीट होने के बाद यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाता है। तो यहाँ पे आपको एक स्फिंक्टर मिलता है, ये स्फिंक्टर का नाम होता है पाइलोरिक स्फिंक्टर। पाइलोरिक स्फिंक्टर का अब काम क्या है? स्टमक का कंटेंट डाइजेशन के बाद, स्टमक में जितना डाइजेशन होना उतना हो जाएगा, तो स्टमक के कंटेंट्स एक रेगुलेटेड, एक सही तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जम कर सके, वहां पे पहुंच सके। इस चीज को रेगुलेट करने के लिए जिसका काम होगा वो होगा हमारा पाइलोरिक स्फिंक्टर। इसमें बेटा आगे मूव करते हैं। पाइलोरिक स्फिंक्टर समझ आया, स्टमक, फिर हम स्टमक के बाद स्फिंक्टर देखा, स्फिंक्टर के बाद हमें मालूम लगता है स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन के आपके पास तीन पार्ट्स है स्मॉल इंटेस्टाइन के, डूडेनम, जेजुनम, इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन के स्ट्रक्चर को पढ़ते हुए इनकी डिटेल्स देखेंगे। हमें एक और चीज अच्छे से मालूम होनी चाहिए कि इंटेस्टाइन के पास तीन चीजों का सप्लाई है, लिवर, गॉल ब्लैडर एंड पैनक्रियास। लिवर, गॉल ब्लैडर एंड पैनक्रियास तीनों चीज स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ कनेक्टेड है। इन तीनों की जो सिक्रीशंस होती हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पहुंचती हैं। तो इनका जो सिक्रीशन हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ एसोसिएटेड है। आगे बढ़ते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ पे आपको एक और चीज मिलती है, इसको इलियोसिकल वॉल्व कहिए या फिर इसको कहिए इलियोसिकल स्फिंक्टर। दैट मीन्स अभी तक आपने एक
दो, और दिस इज द थर्ड स्फिंक्टर जो आप देख चुके हो। स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में जो स्फिंक्टर है इसको कहते हैं इलियोसीकल वॉल्व या इलियोसीकल स्फिंक्टर। इसका नाम ऐसा देने का रेलेवेंस क्या है बेटा? देखिए, इलियो वर्ड आया इलियम से और सीकल वर्ड आया सिकम से। यहाँ पे हम ये वर्ड्स पढ़ते हैं सिकम, यानी लार्ज इंटेस्टाइन का टॉप मोस्ट पार्ट एंड स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट वाला पार्ट, इन दोनों के बीच में यहाँ पे अपने को स्फिंक्टर मिल रहा है, तो इस स्फिंक्टर का नाम है इलियोसीकल स्फिंक्टर या इलियोसीकल वॉल्व। लार्ज इंटेस्टाइन को स्टडी करते हैं तो लार्ज इंटेस्टाइन में सबसे आगे हमें मिलता है सीकम, और सीकम से एक्सटेंडेड एक चीज मिलती है, इसको कहते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। लेट्स सी, हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर में एक चीज बहुत इफेक्टिवली हमें देखने को मिली कि ये लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन का डुओडेनम, डुओडेनम के बाद हमें जो ये एरिया मिलता है ये मिलता है जेजुनम, और जेजुनम के बाद लास्ट एरिया मिलता है इलियम। इलियम को लार्ज इंटेस्टाइन के साथ ज्वाइन करना है, तो इलियम लार्ज इंटेस्टाइन के साथ कहाँ पर ज्वाइन कर रही है, आप यहाँ पर अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हो। इधर हमें देखने से मालूम लगता है ये इलियम इधर लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ रहा है। लार्ज इंटेस्टाइन में जो ये वाला पाउच है, इस पाउच का नाम है सीकम, और सीकम के साथ एक्सटेंडेड जो आपको यहाँ पे ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। अब अपने को समझ आया, ये वाला पोर्शन है सीकम, सीकम और सीकम से ये जो नीचे एक्सटेंडेड पोर्शन है, इस चीज को कहते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। यह इलियम है। इलियम और सीकम के बीच में जो वॉल था उसका नाम हमने पढ़ा था इलियोसीकल वॉल। सीकम के बाद बेटा जो आपको नेक्स्ट चीज देखने को मिलती है, ये आपके पास है असेंडिंग कोलॉन, यानी सीकम के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में जो स्ट्रक्चर मिलता है उसको कहते हैं कोलॉन। कोलॉन का हिस्सा असेंडिंग कोलॉन, ये आपको जो मिल रहा है ये ट्रांसवर्स कोलॉन है। ये आपको जो मिल रही है ये डिसेंडिंग कोलॉन है। डिसेंडिंग कोलॉन के बाद एस शेप का जो आपको स्ट्रक्चर मिल रहा है ये सिग्मॉइड कोलॉन है। सिग्मॉइड कोलॉन के बाद ये वाले एरिया को हम कहते हैं रेक्टम, और रेक्टम से नीचे इस वाले एरिया को एनल कैनाल, एंड दिस एरिया इज टर्म्ड एज इंटरनल एनल स्फिंक्टर। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग इज, अगर आप लार्ज इंटेस्टाइन के स्ट्रक्चर को पढ़ा, आपने सीकम और उसके साथ एक्सटेंडेड वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स समझ आ गया। कोलॉन के हमने अलग अलग 4 हिस्से पढ़े, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग एंड सिग्मॉइड, चारों बात हमें समझ आती है। फिर हमारे पास नेक्स्ट मिलता है एरिया रेक्टम। रेक्टम के बाद जो एरिया चीज मिल रही है वो एनस है। एनस इज द आउटलेट ऑफ द बॉडी। एनस के अंदर अब आपको 2 अलग और स्फिंक्टर्स मिलते हैं, हम कहते हैं एनल स्फिंक्टर्स। आपके पास 2 है, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। ह्यूमन बॉडी में हमें मालूम लगता है आफ्टर स्टडी कि जो ये इंटरनल एनल स्फिंक्टर है ये ह्यूमन बॉडी की अपनी विल पे, अपनी मर्जी से हमारे कंट्रोल नहीं होता है, ये बॉडी में इनवॉलेंट्री होता है। दैट मीन्स इसको चाह कर भी इसकी ओपनिंग क्लोजिंग हम कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर है इसकी ओपनिंग क्लोजिंग को हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इफ अ पर्सन फील्स द अर्ज टू डिफिकेट, अगर किसी इंडिविजुअल को फीसेस का प्रेशर है, उस प्रेशर को भी कंट्रोल किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर। डू वी अंडरस्टैंड दिस थिंग? एक बच्चे को अपनी नेचुरल कॉल्स को कंट्रोल करना मुश्किल होता है, क्योंकि उनकी बॉडी में ये जो एक्सटर्नल वॉलेंट्री स्फिंक्टर्स है डेवलप नहीं हुए थे। लेकिन एज वी ग्रो एज एडल्ट्स, हम धीरे धीरे जैसी उम्र बढ़ती है तो हम स्फिंक्टर्स के ऊपर हमारा कंट्रोल बढ़ता है, इसलिए हम अपनी नेचुरल कॉल्स को कंट्रोल कर सकते हैं। सिंपल। यहां तक तो बेटा ये पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का एक ओवरव्यू था। अब हम इंडिविजुअल हर एक पार्ट को समझने जा रहे हैं। हमने सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर एक चीज बहुत इफेक्टिवली पढ़ी। हमें मालूम लगा कि पूरे प्रोसेस को आप अलग अलग पार्ट्स में बांट दीजिए तो आपको मिलता है इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। इंजेशन जो सबसे पहला पार्ट है, इंजेशन का मतलब किसी भी न्यूट्रिएंट को आपको अपने शरीर के अंदर डालना है। अगर इंजेशन में न्यूट्रिएंट को शरीर के अंदर डाला जाता है तो उस दौरान क्या होता है? Whenever the nutrient is just taken inside the body, how do you take it inside your body? ये पूरा प्रोसेस कैसे है? इंजेशन के अंदर हम ये सारी चीजें स्टडी करें। यहाँ पे इफेक्टिवली इंजेशन के लिए जिस एरिया से बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट इंट्रोड्यूस कर रहे हो दैट इज माउथ, एंड फाइनली इट गोज टू द बक्कल कैविटी। तो हम बक्कल कैविटी में मिलने वाली चीजों के स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। सबसे पहले बक्कल कैविटी में जो हमें चीज मिलती है उसको कहते हैं टंग, एंड टंग के लिए दूसरा वर्ड होता है ग्लॉसा लिंगुआ। बेटा ये नाम आपके लिए याद करना बहुत जरूरी है। टंग अपने आप में एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, ये बहुत ही कॉमनली अंडरस्टैंडिंग है, हमें इसमें कोई डाउट है नहीं। अगर हम टंग की बात करते हैं तो टंग के बेटा अलग अलग पार्ट्स हो सकते हैं। यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो स्ट्रक्चर ऑफ टंग। टंग के स्ट्रक्चर में आपको पता लगा कि एक पीछे वाला पार्ट है फोरामेन सिकम, दूसरा पार्ट है सल्कस टर्मिनालिस। ये वाले पार्ट को आप अंडरस्टैंडिंग देखिए। ये जो फोरामेन सिकम है इसकी वजह से, फोरामेन सिकम की वजह से हम टंग को अपने इस तरीके से लॉन्गिट्यूडनली
दो हिस्सों में इक्वल हाफ्स में बटा हुआ देखा। ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं फोरामेन सीकम। दूसरा जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर है सल्कस टर्मिनालिस। तो दैट मींस टंग को एंटीरियर, आगे वाला एंटीरियर पीछे वाला पोस्टीरियर, तो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एरिया से टंग को अगर बांटने का कोई काम करता है तो करता है सल्कस टर्मिनालिस। तो हम यहाँ पे ऑब्जर्व देखते हैं सल्कस टर्मिनालिस ये क्या काम करता है, टंग को एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। फोरामेन सीकम इट इज द डिप्रेशन दैट डिवाइड्स द टंग इनटू टू इक्वल हाफ्स। हमने यहाँ देखा कि टू इक्वल हाफ्स के अंदर फोरामेन सीकम टंग को बांट देते हैं। इसके अलावा टंग में दो इंपॉर्टेंट चीजें और अपने को मालूम लगती है। अगर आप अपनी टंग को अगर लिफ्ट करते हैं तो आपको रियलाइज होता है ये टंग बक्कल कैविटी के फ्लोर से जुड़ी हुई है। तो जो म्यूकस की कवरिंग, जो म्यूकस की जो पार्ट ऑफ इसको म्यूकोजल लाइनिंग हम टर्म करते हैं, इसको हम कहते हैं कि इट इज अ म्यूकोजल मेम्ब्रेन जो टंग को नीचे ओरल कैविटी के बेस से कनेक्ट कर रहे हैं। इस चीज का हम नाम देते हैं लिंगुअल फ्रेन्यूलम। तो व्हाट इज लिंगुअल फ्रेन्यूलम, ये क्या काम करेगा, इट जॉइंट्स tongue to floor of oral cavity। ओरल कैविटी के फ्लोर के साथ अगर कोई टंग को चीज जोड़ेगा तो वो हमारे पास होगा लिंगुअल फ्रेन्यूलम। इसके साथ साथ टंग में एक इंपॉर्टेंट चीज वर्ड एनसीईआरटी कोट करता है जिसको हम कहते हैं पैपिले। पैपिले है क्या, पैपिले को अगर आप देखें तो इस तरीके से आपके पास एक प्रोजेक्शंस मिलती है, हमें टंग के ऊपर एक 3D स्ट्रक्चर्स मिलते हैं जिनको हम पैपिले कहते हैं। ये जो पैपिले नाम की बेटा चीज है ये एग्जैक्टली है क्या, पैपिले अपने आप में टंग के ऊपर छोटे छोटे इरप्शंस हैं, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं, और कुछ पैपिले इस तरीके से स्पेशलाइज्ड हैं, उनको हम टर्म करते हैं टेस्ट बड्स। यानी पैपिले आर द प्रोजेक्शंस ऑन द सरफेस ऑफ द टंग एंड सम ऑफ दिस पैपिले आर टर्म्ड एज टेस्ट बड्स। टेस्ट बड्स होंगे तो हमें मालूम लगता है कि टेस्ट बड्स का सिंपल एक काम होगा टेस्ट को परसीव करना, टेस्ट को महसूस करना। अगर टेस्ट बड्स टेस्ट को ले रहे हैं तो पहली बात, अगर टेस्ट बड के आप स्ट्रक्चर को देखिए तो आपको यहाँ पे एक इसके अंदर पोर दिखाई देता है, इस चीज को हम टर्म करेंगे टेस्ट पोर। तो अगर ये बेटा पैपिले है जिसको हम टेस्ट बड कह रहे हैं तो टेस्ट बड के अंदर यहाँ पे ये वाला जो पोर दिखाई दे रहा है इस पोर को हमने नाम दे दिया टेस्ट पोर। अगर हम टंग के अंदर ऑब्जर्व करने लगे कि हमें किस टाइप के टेस्ट बड्स मिलते हैं तो हमें चार नाम बहुत ही कॉमनली देखने को मिलते हैं, circumvallate, foliate, fungiform and filiform. These are the four different names that we can effectively see when we're understanding the taste buds in the tongue. So let's understand the structure of a papillae यानी taste bud in detail. बेटा टेस्ट बड का जो स्ट्रक्चर अपने को देखने को पता लग रहा है, हमें ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हमें दिखता है। हमें सबसे पहले कहना चाहिए कि जो यहाँ पे इंडिविजुअल सेल्स जो मिला के ये प्रोजेक्शन क्रिएट कर रहे हैं, ये इंडिविजुअल सेल्स कॉलमनर नेचर के होते हैं। हमने अपनी जूनियर क्लासेस के अंदर पढ़ा है कि कॉलमनर सेल्स इस तरीके से इलोंगेटेड होते हैं और उनके बेस पे आपके न्यूक्लियस मिलता है। अब यही कॉलमनर सेल्स ने अपने आप को अरेंज किया इन अ पर्टिकुलर मैनर, तो आपको यहाँ पे टेस्ट बड मिला। टेस्ट बड के अंदर आप यहाँ पे देखिए कि जो ये येलो कलर से जो आपको फाइबर्स, ये ऑरेंज येलो कलर से फाइबर्स दिखाई दे रहे हैं, ये चीज क्या है, ये है नर्व्स की इस तरीके से एक्सटेंशंस विद इन द टेस्ट बड। यहाँ पर आपके पास इस तरीके से न्यूरोनल सप्लाई है और ये न्यूरोनल सप्लाई क्या कर रही है, इस कॉलमनर सेल के साथ जाके मिक्स हो जा रही है और फिर फाइनली यहाँ पे इस तरीके से स्मॉल स्मॉल प्रोजेक्शन, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस कर रही है। ये हेयर लाइक प्रोजेक्शंस कहाँ निकल रही है, ये हेयर लाइक प्रोजेक्शंस निकल रही हैं टेस्ट पोर के अंदर। तो हम जब भी खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद कोई फूड मटेरियल इस तरीके से टेस्ट पोर के अंदर जाके बैठता है और फूड मटेरियल की जो टेस्ट होता है उसका हम महसूस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस टेस्ट पोर में बैठे हुए लगे हुए हैं ये छोटे छोटे हेयर लाइक मटेरियल्स। ये हेयर लाइक मटेरियल उसका परसेप्शन करते हैं। दिस सेंस ऑफ टेस्ट सेंस ऑफ टेस्ट तब आता है जब कोई भी मटेरियल इस तरीके से टेस्ट पोर में जाके बैठता है। बेटा सेंस ऑफ टेस्ट के लिए हम एक वर्ड देते हैं, इसको हम कहते हैं गस्टेशन। अगर मैं आपसे पूछता हूँ गस्टेटरी रिसेप्टर्स क्या होंगे, तो हमारे टेस्ट बड्स गस्टेटरी रिसेप्टर्स हैं जो हमें सेंस ऑफ गस्टेशन देते हैं, यानी सेंस ऑफ टेस्ट हमें देते हैं। हमने यहाँ पे स्टडी किया था कि आपको डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट बड्स मिलते हैं, सर्कमवेलेट, फोलिएट, फंजीफॉर्म एंड फिलीफॉर्म। तो हम इनकी डिटेल्स को स्टडी करते हैं।
जो आपके पास पेपिले हैं सर्कमवेलेट हमारी टंग के ऊपर मिलते हैं, लार्जेस्ट इन साइज होते हैं और वो राउंड शेप के अंदर होते हैं। इसके अलावा फंजीफॉर्म होते हैं, आपको मालूम होना चाहिए फंजीफॉर्म नाम से पता लग रहा है, वो फंगस यानी मशरूम शेप के होते हैं। फिलीफॉर्म बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे होते हैं, द स्मॉलेस्ट मोस्ट न्यूमरस। अगर आप एक इंडिविजुअल की टंग को बेटा ऑब्जर्व कीजिए तो आपको अलग अलग तरीके से टेस्ट बर्ड्स मिलेंगे। तो यहाँ पे जो आपको बड़े बड़े जो चीज मिल रही है ये है सर्कमवेलेट पैपिले। ये अपने को जो देखने को मिल रहा है ये सर्कमवेलेट। सर्कमवेलेट का साइज आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो। यहाँ पे सर्कमवेलेट इन साइज किस तरीके से अपीयर हो रहे हैं, इस तरीके से। यहाँ पे कितना बड़ा साइज है। इसके बाद आपके पास जो दूसरी चीज दिख रही है फंजीफॉर्म। फंजीफॉर्म प्रोमिनेंटली आपके पास बड़े बड़े डॉट्स दिखाई देते हैं ऑन दी टंग, बट इनका नंबर इतना ज्यादा नहीं होता। ये अपने को जो चीज दिखाई दे रही है ये फंजीफॉर्म। फंजीफॉर्म प्रीडोमिनेंटली रिस्पॉन्सिबल है हमारी बॉडी के अंदर। अगर टंग से टेस्ट अपने को कोई मिलेगा तो प्रीडोमिनेंटली फंजीफॉर्म की वजह से मिलेगा। इसके अलावा व्हेन यू टेक आउट योर टंग एंड लुक इनटू द मिरर, आपको बहुत ही छोटे छोटे आपको एक और पेपिले प्रोजेक्शंस मिलेगी। इन छोटी छोटी प्रोजेक्शंस को हम लोग टर्म करते हैं फिलीफॉर्म पेपिले। ये जो फिलीफॉर्म वर्ड है, दीज आर द स्मॉलेस्ट एंड द मोस्ट न्यूमरस, यानी पूरी की पूरी टंग में जो आपको प्रीडोमिनेंटली आपको पेपिले मिलेगा ये फिलीफॉर्म पेपिले। बेटा फिलीफॉर्म पेपिले बहुत ज्यादा छोटे हैं, इनका कोई भी इनके अंदर टेस्ट पोर्स नहीं होता। इनको सीधा इनको कहना चाहिए दे डोंट हैव एनी टेस्ट पोर्स, यानी फिलीफॉर्म पेपिले अपने आप में टेस्ट बर्ड्स नहीं है और इनको कहना चाहिए कि इनके पास टेस्ट पोर्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, दे हैव नो टेस्ट पोर्स। इसीलिए फिलीफॉर्म जो आपके पास पेपिले हैं वो हमारे पास टंग में करते क्या, फिलीफॉर्म पेपिले हमारी टंग में एक काम करते हैं, हमें टच का सेंसेशन देते हैं। व्हेनेवर यू ईट समथिंग तो हाउ एग्जैक्टली डज इट फील, वो स्मूथ है, वो स्लाइमी है, वो हार्ड है, उसका जो सेंस ऑफ हमें टच वाला जो आपके पास महसूस होता है, जो हमें परसेप्शन ऑफ द टच होती है फ्रॉम द माउथ, दैट इज बिकॉज ऑफ द फिलीफॉर्म पेपिले। लास्ट एक वर्ड आता है फोलिएट। फोलिएट हमारे पास लीफ शेप पे होते हैं और ह्यूमंस के अंदर ये वेस्टिजियल होते हैं। ह्यूमन बॉडी में फोलिएट को आपको कहना चाहिए टेक्निकली नॉन एग्जिस्टेंट है, या इनकी अगर प्रेजेंस भी है तो वेस्टिजियल है, इनका कोई पर्टिकुलर काम नहीं है। यहां तक तो हमने पढ़ा टंग, और टंग के बाद हम जो चीज का स्टार्ट करेंगे, जो नेक्स्ट आपको स्ट्रक्चर पढ़ना है विद इन दी बक्कल कैविटी इज द टीथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स। हम बक्कल कैविटी में बेटा टीथ को स्टडी करना शुरू करते हैं तो हम कुछ इस तरीके से बक्कल कैविटी को देखेंगे। यहां पे बक्कल कैविटी को ऑब्जर्व करना शुरू किया तो ये हमारे पास है हमारे भैया पप्पू, आज से इसका नाम है पप्पू। तो पप्पू में आप यहाँ पे एकदम साफ समझ चमकते हुए दांत देख सकते हो। चलो एक दांत गायब कर देते हैं, क्या बढ़िया लग रहा है। इस पप्पू में बेटा दांत को ऑब्जर्व किया तो आपको एक चीज बहुत अच्छे से मालूम होनी चाहिए कि यहाँ पर आपको जो चीज दिखाई दे रही है दिस इज, आपको इस तरीके से एक गड्ढा दिखाई दे रहा है, आपको एक डिप्रेशन, या फिर मुझे कहना चाहिए, और आपको यहाँ पे जो चीज दिखाई दे रहा है इसका नाम है होल। ये अपने को चीज दिखाई दे रही है। दैट मीन्स हमारी बॉडी के अंदर हमारे स्कल के अंदर जो टीथ है वो एक पर्टिकुलर टाइप के डिप्रेशंस के अंदर लगे हुए हैं, ये पर्टिकुलर डिप्रेशंस के अंदर प्रेजेंट है। यहाँ पर वो टंग एक बोन के अंदर घुस के धसे हुए मिलते हैं ये टीथ हमें इस तरीके से। तो हमने तो यहाँ पे ऑब्जर्व किया, लेट्स अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द टीथ। ये टीथ में जब हम एक पर्टिकुलर टीथ के पप्पू के यहाँ पे ये हमारे पास पप्पू है, तो पप्पू के अगर आप बेटा टीथ को ऑब्जर्व करो तो टीथ का स्ट्रक्चर अपने को देखने में ऐसा मिलता है। क्वेश्चन सबसे पहले ये बनता है कि टीथ आया कहाँ से। इस बात को सॉल्व करने के लिए हम एक वर्ड कहते हैं टीथ आर एक्टोमेसोडर्मल इन ओरिजिन, यानी जब आप ह्यूमन बॉडी की एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स को देखते हैं, बेसिकली जब आप जर्मिनल लेयर्स को देखते हैं, एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स नहीं जर्मिनल लेयर्स को देखते हैं, तो आपके पास दो जर्मिनल लेयर्स तीन मिलती, जिनमें आपके पास एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। हम यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं, साइंटिस्ट ने स्टडी के बाद पता लगाया कि अगर टीथ है तो वो एक्टोमेसोडर्मल इन ओरिजिन है, एक्टोडर्म और मेसोडर्म दोनों से बन के आया है। इस टीथ के बेटा स्ट्रक्चर को अब ऑब्जर्व कीजिए, आपने इसको प्रीडोमिनेंटली क्राउन, नेक एंड रूट के हिस्से में बांट दिया। ध्यान से देखिए, क्राउन, दूसरा नेक और तीसरा रूट। तो जब आप इस एरिया को ऑब्जर्व करने लगे तो आपको एक चीज मालूम लगा, क्राउन एरिया में जो आपको व्हाइट कलर का टीथ का ये व्हाइट कलर का जो स्ट्रक्चर दिखाई देता है, इस चीज को हम टर्म करते हैं इनेमल। और इनेमल को पकड़े रखने वाली जो नेक्स्ट चीज है, ये जो अंदर आपको चीज दिखाई दे रही है, दिस इज द डेंटाइन। हमें मालूम रहता है कि हमारी बॉडी में जो टीथ हैं, उन टीथ को उनकी जगह पे एक तो बोन के अंदर गड्ढे में टीथ फंसे हुए हैं, उसके साथ साथ बोन के आसपास आपको एक मस्कुलर कवरिंग मिलती है, एक एपिथेलियल टिश्यू और मसल और कनेक्टिव टिश्यू की मिक्स्ड कवरिंग मिलती है, जिस चीज को हम गम्स टर्म करते हैं। गम्स के लिए बेटा दूसरा नाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, जिंजीवा।
हमने यहाँ पे टीथ के स्ट्रक्चर को पढ़ा तो हमें मालूम लगा क्राउन, नेक एंड आपके पास रूट मिले। क्राउन के अंदर आपको इनेबल एंड डेंटाइन प्रेडोमिनेंटली मिले, और जब डेंटाइन से अंदर आप देखने लगते हैं तो आपको जो स्ट्रक्चर मिलता है इसको कहते हैं पल्प। इस पल्प के अंदर ब्लड वेसल्स का सप्लाई है एक्टिवली, तो टीथ की जो ग्रोथ हो रही है, टीथ के अंदर सेंसेशन आ रही है, सब कुछ इट इज बिकॉज ऑफ द पल्प। एंड क्योंकि पल्प के अंदर आपके पास बहुत सारे ब्लड वेसल्स हैं। यहां तक तो अपने को समझ आ। अब देखिए कि टीथ ये है कि एक आपके पास एक खोखला एरिया है जिसके अंदर इस तरीके से टीथ फिक्स्ड है, तो टीथ इसके अंदर फिक्स्ड है, तो फिक्स पकड़ा, ऊपर से पकड़ के रखा गम्स ने, तो अगर मैं गम्स को हटाऊं तो ये हमारे पास बोन अंदर से खोखली है जिसके अंदर इस तरीके से टीथ लगा हुआ है। तो अगर बोन को टीथ को पकड़ना है तो आपको स्ट्रक्चर कैसा चाहिए, आप यहाँ पे अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये जो एरिया बेटा आपको देखने को मिल रहा है ये पूरा का पूरा दिस इज द कंप्लीट बोन, इस चीज को हम टर्म कर रहे हैं बोन। तो ये जो बोन है, इस बोन ने टीथ को पकड़ के रखना है। तो बेटा अगर टीथ को पकड़ के रखना है तो कैसे करेगा, हम यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं। जब इस बोन ने टीथ को पकड़ के रखना है तो हमें एक चीज मालूम लगती है कि ये हमारे पास स्ट्रक्चर है बोन। बोन और टीथ के बीच में एक आपके पास एक छोटा सा लिगामेंट मिलता है, आपके पास कोलेजन के फाइबर्स मिलते हैं। ऐसी चीजों को हम टर्म करते हैं पेरियोडोंटल लिगामेंट। ये पेरियोडोंटल लिगामेंट इस तरीके से स्मॉल स्मॉल फाइबर्स हैं जो क्या काम करती हैं, एक तरफ से ये बोन को पकड़ के रखती हैं और दूसरी तरफ से इनका काम क्या है। अब ये जस्ट ऑब्जर्व कीजिए कि ये वाला पोर्शन जो हम स्टडी कर रहे हैं ये है डेंटाइन, और डेंटाइन के जस्ट बाहर आपके पास जो लेयर है, आपके पास एक जॉइंट, एक स्ट्रॉन्ग सीमेंट जैसी लेयर है, इसका नाम रख दिया सीमेंट। तो ये जो पेरियोडोंटल आपके पास लिगामेंट्स हैं ये क्या काम कर रहे हैं, एक तरफ से तो ये बोन को पकड़ के रख रहे हैं, दूसरी तरफ से किसको पकड़ रहे हैं, सीमेंट को। इसकी मदद से टीथ अपने जगह पर रह पाते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि बेटा जो चीज हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ ह्यूमन टूथ। चलो स्ट्रक्चर से वापस आते हैं, हम टीथ को लेके सबसे पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स को स्टडी करते हैं। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपकी ह्यूमन बॉडी में सारे के सारे टीथ एक जैसे दिखते हैं, बिल्कुल भी नहीं। हमारे पास ह्यूमन बॉडी में टीथ अलग अलग टाइप से मिलते हैं। प्रीडोमिनेंटली आपके पास 4 टाइप के टीथ होते हैं। एक टाइप होता है हमारे पास जिसको हम टर्म करते हैं इंसीजर्स, दूसरा होता है कैनाइन्स, तीसरा होता है प्री मोलर्स, आपके पास होता है चौथा मोलर्स। दैट मीन्स हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप के टीथ है। इसीलिए हमने एनिमल्स को बेसिकली 2 कैटेगरीज में डाला। वन एनिमल कैटेगरी टर्म्ड एज होमोडोंट। ऐसे एनिमल जिनके सारे के सारे टीथ सेम टाइप के होंगे इनको हम टर्म करेंगे होमोडोंट। डोंट यहाँ पे बेटा बेसिकली वर्ड समझा रहा है आपके लिए। डोंट वर्ड कहाँ से आ रहा है, टीथ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम वर्ड यूज करते हैं डोंट, और डोंट से ही वर्ड बनता है डेंटल। कहानी समझ आ गई। तो होमोडोंट हम हर उस ऑर्गेनिज्म को कहेंगे जिसके टीथ एक जैसे दिखेंगे। अगर टीथ के अंदर अलग अलग टाइप के डेंटेशन में पूरे के पूरे टाइप्स ऑफ टीथ में अगर आपको डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ दिखाई दे रहे हैं तो इसके लिए आप ये वर्ड करते हो हेटेरो। हेटेरो मतलब डिफरेंट, होमो मतलब सेम, तो हेटेरो मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ। द टीथ आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। डिफरेंट टाइप्स एग्जांपल हम स्पेसिफिकली हेटेरोडोंट का एग्जांपल देख सकते हैं ह्यूमंस। तो ह्यूमंस में हमने ऑब्जर्व किया आपके पास 4 टाइप के टीथ मिल रहे हैं, incisors, canines, premolars and molars। बात क्लियर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अलग टाइप की क्लासिफिकेशन टीथ की देखते हैं डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट कि एक लाइफ स्पैन के अंदर कितने बार टीथ आते हैं। हमें ये बात बहुत अच्छे से मालूम है कि जब हम बचपन में पैदा हुए तो हमारे पास जो टीथ थे उनको हम दूध के दांत कहते थे, द मिल्क टीथ। वी हैव दिस मिल्क टीथ। अब वक्त आता है धीरे धीरे जैसे हम बड़े होते हैं तो मिल्क टीथ टूटते हैं, और मिल्क टीथ के बाद जो नेक्स्ट सेट ऑफ टीथ आते हैं वो परमानेंट टीथ होते हैं। अगर आपके बॉडी से परमानेंट टीथ टूट जाए तो क्या दोबारा टीथ आएंगे? नो, हमें डॉक्टर के पास जाके आर्टिफिशियल टीथ लगवाना पड़ेगा, लेकिन दोबारा टीथ नहीं आएंगे। तो दैट मीन्स हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि टीथ लाइफ स्पैन में कितनी बार आ पा रहे हैं। अगर टीथ लाइफ स्पैन में सिर्फ एक बार आते हैं और अगर वो टूट गए तो दोबारा नेचुरली नहीं आएंगे, इस चीज को हम टर्म कहेंगे मोनोफायोडोंट। तो आप इसकी डेफिनेशंस अभी लिख लीजिए। मोनोफायोडोंट वो होंगे द टीथ सेट अराइव ओनली वंस। बट इसके कंपैरिजन में जब आप डाइफायोडोंट की बात कर रहे हो तो डाइफायोडोंट क्या है, टीथ सेट दैट अराइव ट्वाइस। ट्वाइस के अंदर हम जब देखते हैं तो फर्स्ट सेट आपके पास और सेकंड सेट कैसा है। फर्स्ट सेट जब हम ह्यूमंस में देखते हैं, बात मैं ह्यूमंस की कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट सेट जब बेटा हम ह्यूमंस की बात करते हैं तो आपके पास होते हैं, इनको कहते हैं मिल्क टीथ, और जो दूसरे सेट होते हैं इनको हम टर्म करते हैं परमानेंट टीथ। दैट मीन्स ह्यूमंस आपके पास तीनों कैटेगरीज में से, अगर ये 3 कैटेगरी देखो तो इसमें से ह्यूमंस डाइफायोडोंट कैटेगरी के अंदर आते हैं। ऑल्सो अगर आप ह्यूमंस में बात करें पॉलीफायोडोंट,
पॉलीफाइडोंट, अगर आप ऐसे टीथ, ह्यूमंस में पॉलीफाइडोंट टीथ नहीं मिलते, तो पॉलीफाइडोंट टीथ एग्जैक्टली होते क्या? ऐसे टीथ जो लाइफ स्पैन में बार बार आते हैं, टूट गए तो दोबारा आएंगे, टूट गए तो दोबारा आएंगे। तो ह्यूमंस में पॉलीफाइडोंट अरेंजमेंट नहीं मिलती। ह्यूमंस में कुछ टीथ मोनोफाइडोंट होते हैं और कुछ टीथ डाइफाइडोंट होते हैं। इसके बीच की अंडरस्टैंडिंग हम थोड़ी देर में करेंगे। Meanwhile, अभी तक हमें एक बहुत अच्छे से क्लियर होगी। In this type of classification, humans have heterodont teeth. In this type of classification, human has diphyodont predominantly and some teeth are monophyodont. And next हम देख रहे हैं teeth की arrangement according to the jawbone. अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं इस डायग्राम के अंदर जो येलो से चीज बनी है, ये बेटा है हमारी जॉबोन। तो जॉबोन के अंदर अगर टीथ धसा हुआ है तो इस चीज को हम कहेंगे थीकोडोंट। आप थोड़ा ध्यान से देखिए, हम कहते हैं कि द टीथ आर एम्बेडेड इन द सॉकेट। तो सॉकेट क्या है? अगर आप इलेक्ट्रिसिटी में जब हम कहते हैं एक बिजली के तार लेते हैं और उसको सॉकेट में लगा देते हैं, यानी प्लग को लेके सॉकेट में लगा दिया। सॉकेट का मतलब क्या है? सॉकेट एक ऐसा प्लेस है जहां पे किसी चीज को फिट किया जा सकता है। उसी तरीके से जैसे हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि अगर आप जॉ बोन में देखिए तो आपको यहाँ पे ऑब्जर्व दिखाई देगा, यहाँ पे एक गड्ढा दिखाई देगा। इस गड्ढे को हम लोग टर्म कर सकते हैं सॉकेट। तो ह्यूमन जॉस आर containing small holes called as sockets, जिनके बीच में ह्यूमन टीथ जाके फंस जाते हैं। कितना अपने को समझ आ गया? तो सॉकेट्स हमें इफेक्टिवली क्लियर हो गए। हम यहाँ पे स्ट्रक्चर में बहुत आसानी से हम एक चीज देख सकते हैं। इस टीथ में आपको जो विजिबल पोर्शन था बेटा, विजिबल पोर्शन सिर्फ और सिर्फ आपको सिर्फ ये वाला विजिबल पोर्शन है। दिस पोर्शन इज इनसाइड द सॉकेट। अब यहाँ पे देखिए, ऑब्जर्व कीजिए। अब यहाँ पर इधर ये वाला जो पोर्शन एकदम दिखना बंद हो गया है। यहाँ पे आपके पास रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ दिस टीथ होगा विच इज इनसाइड द सॉकेट। तो हमें बात समझ आए कि ये जो जॉ बोन है एक सॉकेट की तरह बिहेव कर रहा है, जिसके अंदर हमारे जो टीथ होते हैं वो धसे होते हैं। अगर टीथ कभी जॉ बोन के बीच में अगर इस तरीके से धसे हुए हो तो ऐसे बेटा टीथ को हम टर्म क्या करते हैं? ऐसे टीथ को हमारे पास टर्म करने के लिए एक वर्ड होता है, ऐसे को कहते हैं थीकोडोंट टीथ। तो मैमल्स के अंदर और क्रोकोडाइल्स के अंदर, याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जांपल्स। तो मैमल्स और क्रोकोडाइल्स में जो टीथ आपको मिलते हैं वो होते हैं थीकोडोंट टीथ। नेक्स्ट हमें पढ़ेंगे एक्रोडोंट टीथ। एक्रोडोंट टीथ वो टीथ होते हैं जो जॉ बोन के ऊपर लगे हैं और जॉ बोन का ही पार्ट है। ये हमें मिलते हैं एम्फीबियंस एंड फिशेस। और प्लूरोडोंट टीथ जो जॉ बोन के एक लेटरल साइड मिलेंगे, दे आर द पार्ट ऑफ द जॉ बोन एंड फाउंड एट द लेटरल साइड ऑफ द जॉ बोन। ये अपने को मिलते हैं लिजर्ड्स, प्रेडोमिनेंटली रेप्टाइल्स में। यहां तक तो हमें टीथ के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल क्लियर होगी। अब हमें नेक्स्ट चीज पढ़नी है डेंटल फॉर्मूला। डेंटल फॉर्मूला लोगों ने पढ़ना क्यों शुरू किया और इसका सिग्निफिकेंस क्या है? बेटा अगर आप एक ह्यूमन बॉडी के जॉ को ऑब्जर्व करें, यहाँ पे आप इस तरीके से पूरे के पूरे जॉ को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको कुछ चीजें मालूम लगेंगी। आप जॉ के अंदर बेटा ऑब्जर्व कर सकते हैं, यहां पर आपको मल्टीपल टीथ्स दिखाई दे रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। दैट मीन्स मुझे एक चीज यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ आती है कि अपर जॉ में 16 टीथ है। उसी तरीके से मैं लोअर जॉ में काउंट करूंगा तो मुझे 16 टीथ दिखाई देंगे। तो इफेक्टिवली ह्यूमंस कैन हैव एट मैक्सिमम हाउ मेनी नंबर ऑफ टीथ? ह्यूमंस कैन हैव अराउंड 32 टीथ। जब हम देखते हैं 32 टीथ में तो हमें एक चीज बहुत अच्छे से समझ आती है कि अगर आप जॉस को अपर एंड लोअर जॉ में बांटते हैं तो अपर जॉ में आपके पास 16 है, लोअर जॉ में 16 है। तो अब साइंटिस्ट को मालूम है कि हमारे पास हेटेरोडोंट डेंटिशन है। डेंटिशन यानी टीथ का अरेंजमेंट। तो ऊपर हमारे पास इंसीजर्स हैं, कैनाइन्स हैं, प्रीमोलर्स हैं और मोलर्स हैं। उसी तरीके से नीचे भी हमारे पास इंसीजर्स हैं, कैनाइन्स हैं, प्रीमोलर्स हैं और मोलर्स हैं। तो अब मैं क्या काम कर रहा हूँ? अब मैं इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर को अरेंज करना शुरू कर रहा हूँ कि ऊपर मेरे पास कितने इंसीजर, ऊपर मेरे पास कितने कैनाइन्स, कितने इंसीजर, कितने कैनाइन, कितने प्रीमोलर, कितने मोलर्स। ये हमने डिस्टिंग्विश करना सीखा, इनके नंबर हमने गिन के रखना शुरू किया। एग्जैक्टली। तो साइंटिस्ट कहते हैं, ध्यान से देखिएगा, हाफ ऑफ द अपर जॉ, हाफ ऑफ द अपर जॉ। दैट मीन्स मैंने यहाँ पे अपर जॉ लिया और इसका हाफ लिया। दैट मीन्स मैं सिर्फ और सिर्फ इस रीजन को देख रहा हूँ, जिस रीजन को मैं यहाँ आपके सामने बना रहा हूँ। इस रीजन को देखने में हाफ ऑफ द अपर जॉ एंड लोअर हाफ ऑफ द
लोअर हाफ ऑफ द लोअर जॉ। बेसिकली मैं अपर जॉ का हाफ पार्ट ले रहा हूँ, लोअर जॉ का हाफ पार्ट ले रहा हूँ, और इनके अंदर मिलने वाले टीथ का जो मैं रेशियो निकालूंगा, इस चीज को हम टर्म करेंगे डेंटल फॉर्मूला। तो डेंटल फॉर्मूला क्या है? इट इज द रेशियो बिटवीन हाफ ऑफ द अपर जॉ एंड हाफ ऑफ द लोअर जॉ। क्योंकि अपर जॉ के हाफ में आपको इंसीजर कैनाइन प्रीमोलर मोलर भी मिल जाएंगे, इंसीजर कैनाइन प्रीमोलर मोलर लोअर और अपर जॉ दोनों में मिल जाएंगे। तो हम इनका नंबर काउंट करते हैं और फिर हमें समझ आता है। ठीक है बेटा, यहां पर इस हाफ के अंदर, इस हाफ में जैसे जैसे इस हाफ में जो टीथ मिलते हैं सेम टीथ हमें इधर मिलेंगे, जिस हाफ में जो टीथ यहाँ मिलते हैं सेम टीथ यहाँ पे मिलेंगे। इतना तो हमें समझ आता है। तो अब मुझे अगर ह्यूमन जॉ की इस तरीके से, आप ह्यूमन जॉ को अगर इस तरीके से डिजाइन कीजिए, इस ह्यूमन जॉ के अंदर मुझे अगर इतने का ये पता लगता है तो मुझे ये भी पता लगता है, ये पता लगता है तो मुझे ये भी पता लगता है। तो अगर मैं सिर्फ इतने रीजन को ऑब्जर्व करता हूं तो यहां से मुझे मिलता है डेंटल फॉर्मूला। और बेटा अगर मैं डेंटल फॉर्मूला को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर दोनों को, तो मुझे कंप्लीट सेट ऑफ टीथ बिल्कुल मालूम लग जाते हैं। सिंपल सी बात। तो यहाँ पर अपॉन स्टडीज हमें मालूम लगा कि जो चाइल्ड होता है ये जो चाइल्ड है, चाइल्ड के अपर जॉ में इंसीजर्स का कितना नंबर है? 2, कैनाइंस का कितना नंबर है? 1, प्री मोलर्स कितने हैं? 0। और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। और मोलर्स कितने हैं? 2। उसी तरीके से लोअर जॉ में 2 इंसीजर्स, 1 कैनाइन, 0 प्रीमोलर एंड 2 मोलर्स। दैट मीन्स अगर आप एक ह्यूमन बच्चे के, एक चाइल्ड के टीथ को काउंट करेंगे तो आपको मालूम लगेगा 2 + 1 + 0 + 2, 2 + 1 3 4 5, यानी 5 हाफ ऑफ द अपर जॉ में और 5 हाफ ऑफ द लोअर जॉ में। तो मैंने उस बच्चे के टोटल टीथ काउंट करने हैं। तो टोटल टीथ देखिए, पूरे अपर जॉ में इतना होगा, लोअर जॉ में इतना होगा, तो पूरे अपर टीथ में 10 और लोअर में 10। तो टोटल कितना बनेगा आपके पास? 20 टीथ। यानी ह्यूमन बॉडी में जो मिल्क टीथ होते हैं वो टोटल कितना नंबर होता है उनका? 20। क्लियर? जैसे जैसे एक आदमी, एक एडल्ट बच्चा एक एडल्ट के अंदर कन्वर्ट होता है तो अब उसके मिल्क टीथ तो टूट गए, तो अब उसके पास कितने इंसीजर, कितने कैनाइन, कितने प्रीमोलर और कितने मोलर, मुझे ये समझना है। हमने देखा कि ये इंसीजर 2 ही आते हैं, कैनाइन 1 ही आता है, लेकिन जो प्रीमोलर यहाँ पे चाइल्ड में 0 थे, यहाँ पे एडल्ट में 2 आ जाते हैं। दैट मीन्स प्रीमोलर्स लाइफ में सिर्फ एक बार आते हैं, मिल्क टीथ में प्रीमोलर्स नहीं होते। और हमने एक और चीज मालूम लगी, देखो मोलर्स बेटा 2 हैं, लेकिन एडल्ट में आपके पास मोलर्स आपके पास 3 है। यानी जो आखिरी वाला मोलर है वो भी सिर्फ एडल्टहुड में आता है। यहां तक तो अपने को क्लियर। तो हम एडल्ट के टीथ एक बार काउंट करते हैं। 2 + 1 3 4 5 6 7 8, यानी 8 इन द हाफ ऑफ अपर जॉ, 8 इन द हाफ ऑफ लोअर जॉ। अगर मैं अपर जॉ को पूरा और लोअर जॉ को पूरा कैलकुलेट करूंगा, मेरे पास इतने बनेंगे, 8 + 2 16, एंड नीच अपर में 16, लोअर में 16, तो टोटल कितने बने? 32 टीथ। एग्जैक्टली दैट इज द नंबर ऑफ परमानेंट टीथ इन द ह्यूमंस। यहां तक तो कहानी बहुत अच्छे से क्लियर हुई। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि ह्यूमन के पास डेंटिशन में हेटेरोडोंट डेंटिशन होगा? बिल्कुल सही, हेटेरोडोंट, क्योंकि इंसीजर कैनाइन प्रीमोलर मोलर हैं। क्या ह्यूमंस थिकोडोंट होते हैं? बिल्कुल ठीक, विदाउट एनी एक्सेप्शन। फिर मेरे पास क्वेश्चन बनता है, ह्यूमंस मोनोफायोडोंट होंगे या डाइफायोडोंट होंगे? आप जरा अच्छे से बेटा गौर करो। ह्यूमन बॉडी में बच्चे के अंदर प्रीमोलर्स एंड लास्ट मोलर्स नहीं थे, यानी आप यहां पे देखिए प्रीमोलर्स नहीं थे। आखिरी 3 टोटल मोलर्स हैं हमारे पास, 3 में से सिर्फ बच्चे के पास 2 हैं। दैट मीन्स लास्ट मोलर नहीं है और प्रीमोलर्स नहीं है, और ये लाइफ में सिर्फ एक बार एज परमानेंट टीथ ही आते हैं। आप यहाँ पे अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हो। तो ह्यूमन बॉडी में आपके पास जो डेंटिशन है वो मोनोफायोडोंट है। किस चीज के लिए? प्रीमोलर्स के लिए एंड लास्ट मोलर्स, एंड रेस्ट ऑफ द टीथ हमारे पास ह्यूमंस में कैसे होते हैं? डाइफायोडोंट। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द 4 कैटेगरीज कैन बी अप्लाइड टू द डेंटिशन ऑफ ह्यूमंस, इट कैन बी हेटेरोडोंट, इट कैन बी थिकोडोंट एंड मोनो एंड डाइफायोडोंट, डिपेंडिंग आप एक्सप्लेन करें। मोनोफायोडोंट प्रीमोलर्स के लिए वर्ड यूज होगा एंड लास्ट मोलर्स के लिए यूज होगा। उसी तरीके से नेक्स्ट अपने को एक और चीज याद रखनी होती है कि रैबिट के अंदर अपर के अंदर 2023 by 1023, दिस इज द डेंटल फॉर्मूला फॉर द रैबिट। बेटा टीथ के स्ट्रक्चर को अभी तक हम थोड़ा सा पढ़ चुके हैं। हमने देखा टीथ क्राउन, नेक और रूट, इन तीनों चीजों को बनाए। अगर आप क्राउन के स्ट्रक्चर देखें तो इनेमल एंड डेंटाइन मिलते हैं, इसको पकड़ के रखा हुआ है गम्स ने, तो इसका नाम है जिंजीवा। और फिर आपके पास है जो नीचे है पल्प,
एक और चीज हमें मालूम लगती है कि यहाँ पे जो बोन है, ये जो बोन है, बोन को टीथ के साथ जोड़ के रखना है, तो यहाँ पे दो चीज हमें बहुत अच्छे से हेल्प करती हैं, एक सीमेंटम और दूसरा पेरियोडोंटल लिगामेंट। तो सीमेंटम जस्ट जुड़ा हुआ है बोन के साथ, ये ग्रीन कलर का जो आप मेम्ब्रेन देख सकते हो, और जो यहाँ पे ग्रे कलर का देख सकते हो, दैट इज द पेरियोडोंटल लिगामेंट। पेरियोडोंटल लिगामेंट कोलेजन फाइबर्स का बना हुआ है, जिसने सीमेंट को एक तरफ से पकड़ा है और दूसरी तरफ से इसने बोन को पकड़ा है, और इसने टीथ को अपनी जगह पे बनाए रखा है। यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड हमें अंडरस्टैंडिंग करनी है इनेबल की। इनेबल जो क्राउन का पार्ट है, क्राउन देखिए, और क्राउन का पार्ट जो इनेबल है, ये इनेबल इज मेड अप ऑफ द कैल्शियम सॉल्ट्स एंड इट इज वेरी वेरी हार्ड, एंड इनफैक्ट आई शुड से इट इज हार्डर देन द बोन। हमारे पास एक स्पेसिफिक सेल्स होते हैं जो आपके पास इनेबल हमारी बॉडी में सिक्रेट करेंगे, इसको कहेंगे अमीलोब्लास्ट सेल्स। तो अमीलोब्लास्ट सेल्स आर द नेम ऑफ दैट सेल्स विच आर सिक्रेटिंग द इनेबल। इनेबल से नीचे जो स्ट्रक्चर है डेंटाइन, डेंटाइन बनाने के लिए आपके पास जो सेल्स हैं उनका नाम होता है ओडोंटोब्लास्ट। इसके साथ साथ कुछ हमारे पास एसोसिएटेड फैक्ट्स हैं। फैक्ट्स में बात करते हैं, एलिफेंट के जो टस्क होते हैं, जो बड़े बड़े इस तरीके से हाथी दांत होते हैं, वो बेसिकली उसके अपर इंसीजर्स होते हैं, और जो वॉलरस नाम का एनिमल है उसके जो दांत होते हैं वो होते हैं मॉडिफाइड कैनाइन्स। डायस्टेमा, ये एक नया वर्ड है और इंपॉर्टेंट है। डायस्टेमा इज द स्पेस बिटवीन टीथ seen in the case of rabbit and squirrel. Basically it is formed due to the lack of canines between incisors and premolars. हमें मालूम है प्रीमोलर्स और इंसीजर्स के बीच में कैनाइन्स होते हैं, तो अगर आप कैनाइन्स हटा दो तो वहां पे आपको एक स्पेस दिखाई देगा, उस स्पेस का नाम है डायस्टेमा। और अगर हम लोग ब्रश नहीं करें तो बेटा दांतों के ऊपर एक व्हाइटिश एंड येलोइश का मिक्स, एक ऐसी पेल येलोइश कवरिंग ना जमने लगती है। इस कवरिंग को कहते हैं प्लाक, येलोइश कवरिंग ओवर द टीथ, दिस इज टर्म्ड एज प्लाक। सिंपल। तो यहां तक हमने अभी तक पढ़ा टीथ क्या होते हैं, टीथ के स्ट्रक्चर को स्टडी किया। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी मूविंग विद द रेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द बकल कैविटी। थैंक यू।